हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कस्टम्स लॉ में, और उस टॉपिक का नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ सिंपल टॉपिक। क्या है ये ड्यूटी ड्रॉबैक? पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं ताकि आपको थोड़ा इजी लगने लगे। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में मज़ा आता है, और एक बार अगर बैकग्राउंड म्यूजिक क्लियर हो गया, आगे का गाना अपने आप तैयार हो जाता है। क्या है इसमें? हमने कोई सामान इंपोर्ट किया, और जब मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया होगा, गुड्स इंपोर्ट किया होगा, तो मैंने उस पर ड्यूटी का पेमेंट किया होगा। मैंने पेमेंट कर दिया ड्यूटी। अब इस सामान को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने इंपोर्ट किया, आई मेक द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। नाउ द सेम गुड्स, if it is easily identified or not, that is the matter of means further discussion। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, और उसी के लिए हम पढ़ेंगे 74, 75, 75A, 76, ये सारे सेक्शंस आज डिस्कस करेंगे। मैंने कोई सामान गुड्स बाय किया, इंपोर्ट किया, एंड ऑन द सेम गुड्स आई मेक द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस आइटम, परचेज्ड आइटम, इंपोर्टेड आइटम्स जो मैंने इंपोर्ट किए थे उनको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो अब एक बात बताइए, जब मैं ये सामान एक्सपोर्ट करूंगा तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी इस पर दी हुई है। इसका मतलब सामान का दाम ऑलरेडी स्केलेट हो चुका है, ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुका है, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू द मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो मैं फेल हो जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि सामान कोई बाय करेगा ही नहीं। मैं ऑलरेडी एक इंक्रीज्ड अमाउंट को रिकवर करना चाहूंगा एक्सपोर्ट करने पर। लेकिन भाई वर्ल्ड वाइड कंपटीशन चल रहा है, हर कंट्री अपना सामान एक्सपोर्ट करने पर तुली हुई है। सस्ता करके देने पर आप कई सामानों में से सस्ता सामान ही बाय करना चाहेंगे। अगर आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज मिल रही है तो आप सस्ता सामान बाय करेंगे। क्यों आप महंगे पर जाएंगे? अगर उसी तरह का सामान, उसी तरह की क्वालिटी आपको महंगे में मिल रही है तो आप नहीं जाना चाहेंगे। वही चीज कही गई कि अगर आपने कोई इंपोर्टेड आइटम है, गुड्स हैं, उन पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे ऑफ की है, और अब आप उसको एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, या तो एज सच या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो एक ड्यूटी इंग्रेडिएंट्स है जिससे उस सामान की कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, गवर्नमेंट एक तरह से आपको इंसेंटिव देने का काम करती है। कहती है गवर्नमेंट की भाई तू अपनी ड्यूटी वापस ले ले, तू अपनी ड्यूटी वापस ले ले। नॉट 100%, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट 100% ऑफ द ड्यूटी पेड शैल बी गिवन बैक टू यू, नॉट एट ऑल। डिपेंड्स अपॉन द सर्क्यूमस्टांसेस। वो कैसे रेट डिसाइड होंगे हम लोग देखेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, लेकिन आपको ड्यूटी मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी, जिसको हम कहेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। हम वैट और सीएसटी पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं ले सकते। सर ये वैट और सीएसटी क्या है? अर्लियर, बिफोर द रेजिम ऑफ द जीएसटी 2017, 1 जुलाई 2017 तक, उसके पहले तक सीएसटी और वैट चलता था। सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वो खत्म हो चुका, अब उसका कोई मायने नहीं, लेकिन उस समय भी सीएसटी और वैट का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता था। तो सर किसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है? मैंने कहा इंपोर्ट किया सामान तो इंपोर्ट ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैंने कोई सामान बाय किया है, एक्साइजेबल गुड्स जिस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो चुकी है, उसका भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था, क्योंकि ये एक्साइज एक्ट भी हमारा जीएसटी आने के बाद खत्म हो चुका है। तो हमारे पास दो चीजों का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था, आज की डेट में केवल एक ही है। तो पहले हम लोग का मिलता था इंपोर्ट ड्यूटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी। चलो आते हैं इस चैप्टर को, अब बात करते हैं। अब सारी की सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, हाउ टू कंप्यूट द रेट, ऑल इंडस्ट्री रेट्स क्या होते हैं, AIR। तो ये ऑल इंडस्ट्री रेट देखे जाएंगे। ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें सारी चीजों को सिस्टमैटिकली स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमने आपको समझा दिया, important principle in the levy of custom duties that the goods should be consumed within the country। okay, अगर आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, अगर मैंने कोई सामान बाहर से मंगवाया एंड आई हैव मेक द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द गवर्नमेंट इज नोइंग दैट द सेम गुड्स शैल बी कंज्यूम्ड विद इन द इंपोर्टेड कंट्री, इट मींस इंडिया।
अगर मैं इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ और इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा हूँ तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये मान करके हमसे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रही है कि सेम गुड्स शैल बी कंज्यूम्ड विद इन द इंडियन टेरिटरी। If the goods are not so consumed but are exported out of India, the cost of export goods get duly unduly escalated on account of incidence of the custom duty। जो हमने import किया था सामान उसको इंडिया में हमने कंज्यूम न करके उस सामान को मैंने आउटसाइड इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया। अब कहा गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपका सामान तो ऑलरेडी एस्केलेटेड हो गया है उस इंपोर्ट ड्यूटी के कारण, जबकि वो आप पर लगनी ही नहीं चाहिए थी। गॉट इट? अच्छा, री एक्सपोर्ट क्यों होता है उसके पीछे कुछ रीजंस है। हाँ भाई ये भी तो बता दो कि रीजंस क्या हैं। Where the goods are sent back as such, जब सामान वापस भेज दिया जाता है, मैंने सामान मंगवाया और वापस भेज दिया। as such, word is important, as such, जब सामान हमने as such फॉरेन कंट्री भेज दिया, पहला हाँ या ना। दूसरा, हमने जो सामान खरीदा उस सामान को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, उस सामान को मैंने खरीदा, उसको कुछ नया आइटम बनाया और इस न्यू आइटम को मैंने आउटसाइड इंडिया दूसरे किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। तो सामान खरीदा एज सच वापस भेज दिया, सामान खरीदा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अल्टीमेटली इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट कंज्यूम्ड in the imported country. So where the goods are sent back to the foreign country owing to any of the following mentioned reason, जब सामान को वापस भेज दिया जाता है जिस कंट्री से बाय किया गया था उसी कंट्री में, क्यों? क्योंकि गुड्स उस स्पेसिफिकेशन में नहीं था जिस स्पेसिफिकेशन का मैंने ऑर्डर दिया था। सामान आया, मैंने देखा भैया सामान सही नहीं है, इसको वापस भेजो। Goods are permitted to be imported into the country on account of trade restrictions। ओके, सामान तो आ गया लेकिन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के कारण वो सामान को नहीं मंगाना चाहिए था, इसलिए अब वापस जा रहा है। Goods after being imported are temporarily retained in the country. Okay, the very objective of the importation was limited to temporary retention in India. Means at the time of the importation, each and everything was crystal clear. We were already knowing that the imported goods shall be retained in India to the some extent and the rest of the part shall be exported। Means जो सामान आएगा उसका कुछ हिस्सा ही इंडिया में रिटेन होगा, बाकी नहीं होगा। ये चीज हमें पहले से मालूम था, यानी कि तीन रीजंस बताए गए जब सामान एज सच वापस भेज दिया जाता है। पहला, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे, और तीसरा कि सामान खरीदते समय ही हमें मालूम था कि बाकी सामान वापस जाएगा क्योंकि हमने उसको इंडिया में रिटेन किया हुआ है लिमिटेड पर्पसेस के लिए। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंपोर्टेशन वाज लिमिटेड टू टेम्परेरी रिटेंशन इंडिया। और दूसरा पर्पस मैंने बताया कि सामान मैंने खरीदा, उसको यूज कर लिया किसी दूसरे सामान को बनाने में और फिर उस सामान को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो सामान आया, इंपोर्ट हुआ, जिस पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी दी है, उसको इंडिया में नहीं रखा गया, उसको इंडिया में कंज्यूम नहीं किया गया, बल्कि उसको मैंने या तो एज सच बैक भेज दिया, रिटर्न कर दिया उसी कंट्री में जहां से बाय किया गया था, या हमने उसमें कुछ आर्टिकल, नया आर्टिकल बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर दिया उसी कंट्री को या दूसरी कंट्री को, व्हाटएवर द केस इट इज। The scheme of the duty drawback under custom law is allowed to rebate of custom duty paid or imported which in turn gets exported out of India। word यूज किया गया rebate, तो ये जरूरी नहीं 100% हो, ये 98% तक की होगी। देखो 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 यहाँ लिखा है 98%, तो मैं इस चीज पर आऊंगा, अभी टेंशन आपको लेने की जरूरत ना हो। फिलहाल 98% तक यानी जरूरी नहीं कि वो 98% ही हो। देखें, ड्यूटी ड्रॉबैक इज ऑफ टू टाइप्स। ड्यूटी ड्रॉबैक दो तरीके के होते हैं। पहला, इंपोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड एज इट इज, जो सामान आया वो एज सच वापस चला गया या एज सच मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा, कि गुड्स इंपोर्टेड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया एंड सच न्यू गुड्स और अदर गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड, जो सामान नया बन करके तैयार हुआ उसको मैंने एक्सपोर्ट किया। तो दो चीजें हैं, अभी अभी उन्हीं दो चीजों पर बात की, वही दो चीजें यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, जो स्कीम्स के तहत सामान मंगाए जाते हैं, जो हमें पहले से ही मालूम होता है कि हम सामान मंगा रहे हैं, हम 100% इकोनॉमिक ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, DFI है, एडवांस ऑथराइजेशन है, जो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखते हैं, मैन्युफैक्चर अंडर बॉन्ड है, आर अवेलेबल टू प्रोक्योर इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी।
तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक को उस स्कीम के साथ मत मिलाएं कि जब हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं और वहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है, क्योंकि सामान खरीदते समय हमें मालूम था कि मेरी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। दिस इज नॉट द केस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। केस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक शैल अराइज व्हेन इंपोर्टेड गुड्स पर मैंने कस्टम ड्यूटी दे दी, इंपोर्ट ड्यूटी दे दी। अब मैं उस सामान को या तो एज सच वापस भेज रहा हूं तो मुझे मेरी ड्यूटी वापस मिलेगी, या मैं उस सामान को कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उस एक्सपोर्टेड गुड्स का चूंकि वैल्यू इन्फ्लेट कर गया, एस्केलेट कर गया, तो उसको वापस रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट हमसे कहती है कि भाई सेम कंट्री में कंज्यूम नहीं हुआ है, इसलिए अब आपको वापस करते हैं ड्यूटी, वापस होती है ड्यूटी एक्चुअल में। ठीक है ना। तो कहा गया एक्सपोर्टर हुआ अनेबल टू अवेल एनी ऑफ दीज स्कीम्स, तो जो स्कीम्स के तहत सामान नहीं आता, मींस स्कीम में आया तो ड्यूटी तो देनी ही नहीं है, स्कीम में नहीं आया तो ड्यूटी देनी पड़ी। Here the custom duty paid on input is paid back to the exporter. This is known as duty drawback. अब तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है और कब यूज किया जाना है। टर्म ड्यूटी ड्रॉबैक मींस ड्रॉइंग बैक ऑफ द ड्यूटीज पेड। That's it. This is the one on single lines explanation, single sentence है जो आपको ये एक्सप्लेन करता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है ड्यूटी जो पे की है उसको आप बैक ले रहे हो। ओके। Drawback is given as an amount to the exporter which represent, बात की बात है। मैंने ये सब चीजें बता दी आपको, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सेक्शन चार सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 74, सेक्शन 75, सेक्शन 75 ए आने वाला है और सेक्शन 76। दैट्स इट। तो 75 और 76 हार्डली these two section will take 5 to 6 minutes। जो टेंशन और मेहनत लगनी है वो 74 और 75 में लगनी है। 74 क्या कहता है मैं जरा उसके बारे में बता दूं, और दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो पूरा दिया हुआ है ना 74, 75, 75A, 76, ये सारे सेक्शन मैंने एज सच बेयर एक्ट से उठा करके उसके चीजों को कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगा ना, लेकिन एज सच रख दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि देखिए कितना सिंपल टॉपिक है, कोई टफनेस नहीं है इसमें। 74, 75, 75A एंड 76 में कोई टफनेस लेवल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये कवर हो जाएगा अगर हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो। क्या कहता है सेक्शन 74? ये कहता है कि जब हम सामान लाते हैं और उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं, ओके। 75 कहता है जब हम सामान लाते हैं और दूसरे सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। बार बार अभी तक तो मैंने वही कहानी बताई, सामान आया उसी तरह से चला गया, सामान आया प्रोसेसिंग हुआ फिर गया बाहर। तो दो अलग अलग सेक्शंस हैं। 74 क्या कहता है कि हम सामान को एज सच वापस भेज रहे हैं, और रीजंस मैंने बता दिया, स्पेसिफिकेशन में नहीं था, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे, या हमने मंगाने के समय ही ये क्लियर था कि हम उसको टेम्पोरेरी कुछ समय तक पार्ट ऑफ द गुड्स ही रिटेन करेंगे, रेस्ट को नहीं करेंगे। When any goods capable of being easily identified, the most important word, भाई आप जो ड्यूटी वापस लेना चाह रहे हो तो आपको उस ड्यूटी का को ही तो वापस मिलेगा जो सामान इजीली आइडेंटिफाइड होगा। मैंने सामान मंगाया एक्स, गवर्नमेंट को कह रहा हूं मैंने ड्यूटी दे दी, मुझे पैसा वापस करो क्योंकि मैं सामान वाई को वापस कर रहा हूं। अरे नहीं भाई, इजीली आइडेंटिफाइड हो, जो सामान आपने इंपोर्ट करवाया है अगर उसकी ड्यूटी आप वापस लेना चाहते हो क्योंकि आप सामान को री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो सामान आपका इजीली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। अब इसके पीछे पूरे रूल्स बने होते हैं, तो फिलहाल अभी हम नहीं जाने जा रहे। When any goods capable of being easily identified which have been imported into India and upon which any duty has been paid on importation are exported out of India under section 51। okay, जो सामान हम खरीदे हैं वो सेक्शन 51 के तहत जो इंपोर्ट किया था उस सामान को हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 51 के हिसाब से जो नॉर्मल प्रोविजन है एक्सपोर्ट करने के। एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस सामान को जो हमने बाय किया था उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया एज अ बैगेज, और जो सामान हमने बाय किया था या तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पोस्ट। क्या करने जा रहे हैं? पोस्ट, एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। तो ये चीज याद रखेंगे, तीन चीजें हैं। हमने सामान को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 51, एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ बैगेज, एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पोस्ट, मींस एक्सपोर्ट थ्रू पोस्ट। तो अगर ये तीन सेक्शंस, तीन पॉइंट्स कवर होते हैं तो कहा गया आपको 98% ड्यूटी
कुछ चीजों को छोड़ करके वापस मिल जाएगी एज अ ड्यूटी ड्रॉबैक, बशर्ते, इफ कंडीशन है गुड्स आइडेंटिफाइड है, गुड्स आइडेंटिफाइड है और उस सामान को वापस कर रहे हैं आप 2 साल के अंदर। किस डेट से? डेट ऑफ पेमेंट से। जब आपने सामान मंगाया था, इंपोर्ट कराया था, उस समय से 2 साल के अंदर तक, यानी जब आपने सामान इंपोर्ट किया होगा तो आपने ड्यूटी पे की होगी, जब आपने सामान इंपोर्ट किया था तो उस समय आपने ड्यूटी पे की होगी, तो ड्यूटी पेमेंट की डेट से 2 साल के अंदर आप सामान को अगर वापस कर देते हैं और गुड्स इजीली आइडेंटिफाइड है तो 98% तक का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है 98% तक का, बशर्ते जो सामान इंपोर्ट किया वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो सामान इंपोर्ट किया उसको एज अ बैगेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सामान इंपोर्ट किया उसको हम पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 3 चीजें और गुड्स इजीली आइडेंटिफिएबल है एज वेल एज 2 साल के अंदर ड्यूटी पेड से 2 साल के अंदर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहा गया कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 98% तक। अब बताओ मैं कितनी बार बताऊं, कितनी इजी चीज बता रहा हूं, बार बार बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। जरा देखिए आगे क्या है, कसम खा कर बैठे, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, प्रोवाइडेड दैट, कसम खाओ, कुछ चीजें शर्त नहीं जोड़ दी, प्रोवाइडेड दैट इन एनी पर्टिकुलर डेज द अफोरसेड पीरियड ऑफ 2 years may be extended, ओके, ऑन हैविंग ऑफ द सफिशिएंट कॉज। अगर आप कुछ सफिशिएंट कॉज दिखा देते हैं कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सपोर्ट द सेम गुड्स within the prescribed frame period, means within the prescribed period of time of 2 years, उसके पीछे आप सफिशिएंट कॉज दे देते हैं तो ये 2 साल की पीरियड एक्सटेंड की जा सकती है। यस सर। Notwithstanding anything contained in the above section, the rate of drawback in the case of goods which have been used after the importation thereof। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हमने जो सामान खरीदा था, इंडिया में इंपोर्ट किया था, उस सामान को हमने ना इंडिया में यूज कर लिया और उसी सामान को इंडिया में यूज करने के बाद वापस भेजा है, यूज करने के बाद। तो जब आप सामान यूज कर लेते हैं तो डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है कि नहीं, उस सामान की वैल्यू कम होती है कि नहीं। अगर वो कम वैल्यू वाला सामान अगर आपने इंपोर्ट किया होता तो कम ड्यूटी लगती। अब आप सरकार से तो पूरी उम्मीद कर रहे हो कि सामान ले लिया, यूज कर लिया, अब वापस भेज दिया, पूरी ड्यूटी दे दे। ऐसे कैसे पूरी पूरी की पूरी ड्यूटी वापस मिल जाएगी? अब उस ड्यूटी में भी तो कुछ ना कुछ गिरावट आएगी। आंसर, उस ड्यूटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट, ऐसे चीजों को कम करने के लिए गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन रेट या उसकी वैल्यू को कम करती है। अच्छा, गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है किन चीजों पर? विच प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच द आइडेंटिफाई ऑफ गुड्स। जो सामान हमने इंपोर्ट किया था उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए रूल्स बना सकती है। गुड्स स्पेसिफाई कर सकती है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैंने सामान खरीदा एक्स, हम उसको भेज रहे हैं वापस, मैं गवर्नमेंट से कर रहा हूँ यही है, लेकिन अब आइडेंटिफिएबल नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी रूल्स बना सकती है। तो पहला रूल बना सकती है जो इजीली आइडेंटिफिएबल हो, दूसरा रूल बना सकती है जो सामान इजीली आइडेंटिफिएबल ना हो। प्रोवाइड फॉर द मैनर एंड द टाइम विद इन विच अ क्लेम ऑफ ड्यूटी ऑफ ड्रॉबैक इज टू बी फाइल्ड। ठीक है, वो बात की बात है, ये भी रूल्स बना सकती है। अब इस सेक्शन के पर्पस के लिए बताइए, मैंने कितना टफ सेक्शन आपको बताया है। देयर वाज नथिंग, आई डोंट थिंक सो कि कुछ टफनेस थी इस सेक्शन में। Last point section का, for the purpose of this section, goods shall be deemed to have been entered for export on the date of the reference of the rate of its duty calculated in the section 16। अच्छा जी, in the case of the फालतू की चीजें ये आप खुद देख लीजिए। सेक्शन के पर्पस के लिए एक्सपोर्ट का मतलब तो वही होगा जो सेक्शन 16 में बताया है। देखो ना, मैंने नीचे रेफरेंस भी दिया है, टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी 18 में। चलो वो आप देख लेंगे, पढ़ चुके हैं आप लोग, ये सेक्शन 16 सेक्शन 18 ये सब हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन पर और वो सेक्शन है सेक्शन 75। सेक्शन 75 बेसिकली बताता है कि जब हमने कोई सामान इंपोर्ट किया था, अब मैं उसको किसी दूसरे सामान में यूज कर लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, एक नया आर्टिकल तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद उस सामान को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो कहा गया जो सामान मैंने उसमें इंपोर्ट गुड्स का जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया था तो उस पर जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी उसको कैसे हम वापस ले सकते हैं, उसके बारे में बताता है सेक्शन 75। इज इट क्लियर? यस सर। Where it appears to the central government that in respect of the goods of any class, Farhana and Debaka,
or description manufactured process on which any operation has been carried out in India, being goods which have been entered for export and respect of which an order for clearance and loading thereof for exportation has been made under section 51 Falana and Dhimaka by the proper officer, or being goods entered for export by post and in respect of which an order permitting clearing thereof has been made by the proper officer, a drawback should be allowed of duty of custom chargeable under this act. सारी बातें फालतू लिखा है, कुछ काम की चीज नहीं है. On any imported material of a class or description used in the manufacture or processing of such goods or carrying out any operation on such goods, the central government may, अब ठीक है, by notification, अब ठीक है, direct that drawback shall be allowed in respect of such goods in accordance with and subject to the rules which are made in accordance with subsection 2. That's it. अब मैं बताता हूँ है क्या. गवर्नमेंट ने कहा आपने जो सामान इंपोर्ट किया है उसको किसी में मिक्स कर दिया. अब ये जो ऑपरेशन कैरी डाउन कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं और इससे जो नया सामान निकल करके बाहर आ रहा है इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हम अलाउ करेंगे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक. डायरेक्ट्स दैट ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स. चाहे आपने उस सामान को लिया, उसको मिक्स किया, एक्सपोर्ट कर दिया, सामान को लिया और उसको पोस्ट के थ्रू आपने आउटसाइड इंडिया भेज दिया, तो कहा कि इसके लिए हम रूल्स बना करके आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ करेंगे. बस इतनी सी छोटी सी चीज थी, इतनी टिम्मा फैलाया है, रायता फैलाया है. ठीक है ना. इसी में कहता है कोई ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगी उस सामान का जो सामान आपने लिया और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सपोर्ट वैल्यू जो है सामान की उस वैल्यू से कम है जो इंपोर्टेड गुड्स है. हे भगवान, सामान आपने इंपोर्ट किया 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, उसको आपने मिक्स किया, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4 रुपए पर केजी के हिसाब से. गवर्नमेंट कहती है ना बाबा ना, जो अब सामान आपने इंपोर्ट किया था उससे कम दाम पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई हम आपके उस सामान पर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं करेंगे. और इज नॉट मोर देन सच परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द फलाना एंड ढिमाका, चाहे वो वैल्यू के टर्म्स में हो चाहे परसेंटेज के टर्म्स में हो. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसे रूल्स बना सकती है कि जब अगर कोई सामान आप इंपोर्ट करते हैं और उसको आप प्रोसेस में मिला करके एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं और उसकी वैल्यू या उसका परसेंटेज एक लिमिट वैल्यू से कम या परसेंटेज से कम होता है, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे. और जेन्युइन केस प्रोवाइडेड फर्दर वेयर एनी ड्रॉबैक हैज बीन अलाउड, अगर कोई ड्रॉबैक दे दिया गया है, पैसा आपने ले लिया है, अंडर दिस सेक्शन in respect of such goods are not received by or on behalf of the exporter in India within the time allowed under the. Okay, ये कहता है कि आपने कोई सामान इंपोर्ट किया था, ड्यूटी दी थी, उसको दूसरे सामान में इंग्रेडिएंट्स एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन किया, नया सामान बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले चुके हो इस बेसिस पर कि हमने सामान को एक्सपोर्ट कर दिया एंड यू अवेल द बेनिफिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. लेकिन जो सामान आपने विदेश में भेजा, वो भेजा नहीं बेचा, तो आपको वो पैसा तो इंडिया में आना चाहिए. गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट हो तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आए. फॉरेन करेंसी तो आई नहीं क्योंकि आपने जो सामान आउटसाइड इंडिया बेचा, एक्सपोर्ट किया, उसका पैसा नहीं आया इंडिया में एक उस समय तक जिस समय के अंदर आ जाना चाहिए था फेमा 99 के हिसाब से. जी, बात समझ में आई. तो गवर्नमेंट ये मान लेगी कि ऐसा कोई ड्यूटी ड्रॉबैक हमने कभी अलाउ किया ही नहीं था. इसके लिए भी पूरा रिकवरी के लिए, पूरा एडजस्टमेंट करने के लिए, रिकवरी करने के लिए पूरे रूल्स बनाए गए हैं. बात समझ में आई होगी कि कहने का मतलब ये है कि हमने कोई सामान लिया, इंपोर्ट किया, ड्यूटी दी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, एक्सपोर्ट किया, तो ड्यूटी ड्रॉबैक हमें मिल जाएगा. चाहे हमने एक्सपोर्ट किया हो 51 के तहत, चाहे हमने एक्सपोर्ट किया हो पोस्ट के तहत, तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. लेकिन कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर हमने लेस वैल्यू यानी कि लोअर वैल्यू पर उसको एक्सपोर्ट किया हो. कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर सेल प्रोसीड विद इन टाइम लिमिट इंडिया में आया ना हो. देखिए कितना आसान सा है, नहीं कोई टफ नहीं है, खत्म होने वाला है. Where it appears to the central government that the quantity of a particular material imported into India
is more than the total quantity of like material that has been used in the goods manufactured, processed or in which the operation has been carried out in India and exported outside India। तो चलिए उसी की तो बात कर रहे हैं जहां गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो क्वांटिटी है सामान की जो हमने इंपोर्ट किया था और वो क्वांटिटी ज्यादा है उस क्वांटिटी से जो हम सामान में मिला करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने सामान खरीदा, थोड़ा सामान मिक्स किया और हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि सारा सामान जो इंपोर्ट किया था सारा का सारा नहीं यूज हुआ उस एक्सपोर्ट में, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि इतना ही सामान एक्सपोर्ट माना जाएगा, बाकी इंपोर्टेड मटेरियल पर आपका कोई कस्टम ड्यूटी वापस नहीं होगी क्योंकि वो इंडिया में ही कंज्यूम हो गया, वो ड्यूटी ड्रॉबैक उस लिमिट तक नहीं मिलेगी। ये भी बहुत आसान सी चीज थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द अबव सेक्शन, ओके, सच रूल्स में प्रोवाइड। अब कुछ रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों को लेकर, इन्हीं सेक्शन 75 को लेकर के, जो अभी मैंने बताया, ऊपर की जो मैंने कहानी बताई, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए या पोस्ट कर दीजिए तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा अगर लेस वैल्यू पर किया है इंपोर्टेड मटेरियल के इनपुट आइटम से भी, या सेल प्रोसीड आप इंडिया में नहीं ला पाते हैं तो आपको नहीं मिलेगी ड्यूटी ड्रॉबैक, नहीं मान लिया जाएगा कि नहीं मिलनी चाहिए थी और फिर एडजस्टमेंट और रिकवरी के प्रोसीडिंग्स लगेंगे, यही बताया था। और उसके बाद सीधे बताते हैं 1A हम छोड़ देते हैं, 2 मिनट के लिए स्किप कर देते हैं, सीधे 2 कहता है कि 1 के पर्पस के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है जो ये तय करेंगे कि जो रूल्स तय करेंगे हम उसकी बात बोलने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा गुड्स है जिस पर आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, कि किस तरह से हम रिकवरी और एडजस्टमेंट करेंगे कि आपको तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना ही नहीं चाहिए था अगर आपने सेल प्रोसीड इंडिया में वापस नहीं लाए हैं। अगर आप कोई सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, प्रूफ्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। मैनर एंड टाइम विद इन विच द क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक में बी फाइल्ड, कौन से टाइम लिमिट के अंदर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है, ये भी रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट। तो भाई ये सब फालतू, यही सब चीजें तो हैं जिनके लिए रूल्स बनाती है गवर्नमेंट, लॉ बनाती है। For requiring the manufacturer on the person carrying on any process or other operation to give access to every part of his manufacturing process to any officer of custom specially authorized in the behalf of the assistant commissioner or deputy commissioner to enable such authorized officer to inspect the process of manufacturing process। ऐसा रूल्स भी बना सकती है। भाई आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैंने सामान इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, अब ये वो सामान है, मैं कहता हूं ये वो सामान है जिसमें मैंने वो इंपोर्टेड गुड्स लगा रखा है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई हम आप पर तो रिलाय करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जरूरी हो जाता है हम ये चेक करें कि एक्चुअल में जितना सामान आप मंगाते हैं क्या वो सारा का सारा या उसका कुछ हिस्सा ही इसमें यूज होता है या यूज होता ही नहीं है। आपने अपने बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में दिखा दिया कि यूज हुआ और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के चक्कर में। तो हम इसके लिए एसी और डीसी का सपोर्ट ले सकते हैं जो आपके इंस्पेक्शन कर सकता है, अथराइज्ड ऑफिसर होगा जो आपके इंस्पेक्शन कर सकता है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जान सकता है और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दे सकता है कि जो आप ड्यूटी ड्रॉबैक मांगते हैं वो सही मांगते हैं, सही क्वांटिटी पर मांगते हैं या नहीं मांगना चाहिए, कितने लिमिट तक होना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ये भी समझ में आ गया। गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ duty drawback equal to the amount of duty actual paid on the imported material used in the manufacturing goods or carry on the operation or as specified in the rule as an average amount of duty, the most important word and this is new to all of you, एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटी। मैंने क्या कहा, पूरा इक्वल अमाउंट नहीं मिलता, 100% ड्यूटी नहीं मिलती, एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटी मिलती है। यहां मैंने वो चीज छोड़ दी थी, दोबारा देख लेते हैं। The amount of duty paid would not exactly relate to the actual import duty and excise duty component. It is determined by the government as per rules on the basis of the average amount of duty having regard to all the circumstances and facts, and that is known as all industry rates। मैंने बीच में एक बार नाम भी लिया था आज, all industry rates कहते हैं उसको। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, रूल्स बना सकती है।
कि कैसे वो ऑल इंडस्ट्री रेट्स या एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटी हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 75A एंड सेक्शन 70 और उसके बाद खत्म, कहानी इज ओवर। सेक्शन 75A क्या करता है, जहां पर कोई ड्रॉबैक पेबल है किसी क्लेमेंट को जो अप्लाई किया है, सेक्शन 74 और 75 दोनों मैंने बता दिया, अगर उसको एक महीने के अंदर अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम, यानी गवर्नमेंट ने अब एक टाइम लिमिट डिसाइड कर ली है कि अगर कोई क्लेमेंट एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करता है कि मुझे मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक दे दो, और उसके एप्लीकेशन फाइल करने के एक महीने के अंदर अगर उसको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलती है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 27A में दिया हुआ है, एक महीने के बाद से टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक। बहुत सिंपल सी चीज है, एक महीने के अंदर अगर दे देते तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, जैसे ही एक महीना खत्म हो उसकी डेट ऑफ फाइलिंग से, तब इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उस क्लेमेंट को, जब तक वो नहीं दे रही है तब तक के लिए, और 27A में दिया हुआ है। अच्छा, अगर हमने एक्सेस कोई ड्यूटी ड्रॉबैक ले ली, मान लो हमने गवर्नमेंट से एप्लीकेशन दिया, गवर्नमेंट ने हमको ड्यूटी वापस कर दी, बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है ओ ये तो ड्यूटी ड्रॉबैक ये पाने लायक ही नहीं था, इसको तो देनी ही नहीं चाहिए थी, तो वहां पर गवर्नमेंट उल्टा हमसे इंटरेस्ट लेगी और उस पोर्शन को भी रिकवर करने की कोशिश करेगी जो ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट ने हमको एररनेसली दे दिया, एक्सेस दे दिया है, तो वो तो रिकवरी होगी होगी, साथ में इंटरेस्ट जो सेक्शन 28AA में लिखा है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जब से हमारे पास वो अमाउंट आया है तब से लेकर रिकवरी की डेट तक। सेक्शन 75A is also over. Last, prohibition and regulation of drawback in certain cases. बस। Notwithstanding anything herein before contained, no drawback shall be allowed in respect of any goods the market price of which is less than the amount of duty drawback. बता चुके हैं, whether drawback due in respect of any goods less than 50 rupees, 50 रुपए से नीचे होगा तो मांगना ही मत। लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी तक टच नहीं किया, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस वन सेक्शन, आपको नहीं मिलेगा, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा जब मार्केट वैल्यू कम हो या 50 रुपए से कम का ड्यूटी ड्रॉबैक हो। गवर्नमेंट का ओपिनियन है, यानी इस ऊपर वाले पॉइंट्स को झटका ना देते हुए, is of the opinion that goods of any specified description in goods which duty drawback may be claimed under this chapter are likely to be smuggled back to India. It may be notification direct that drawback shall not be allowed in respect of such goods, and some conditions and restrictions can be imposed by the government on those items. That's it. बहुत ही सिंपल है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, फालतू की कहानी थी। That is the completion of your duty drawback. अब आपसे हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही ये अभी मेरा ये पोर्शन खत्म हो रहा है ना, चुपचाप आप इस ड्यूटी ड्रॉबैक के टॉपिक को उठाएंगे, एक बार ढंग से रिवाइज कर, बिलीव मी सबसे सिंपल टॉपिक कहलाएगा, नथिंग इज टफनेस इन दिस वन टॉपिक, लेकिन हाँ समझने में थोड़ी दिक्कत आती है अगर प्रॉपर तरीके से ना समझा जाए तो। मैंने आपको पूरा बेयर एक्ट समझा दिया, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए चाहते हैं बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।